हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोगों ने इसके पहली वाली वीडियो में मगध साम्राज्य देखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मौर्य वंश आज हम लोग देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य शासक लगभग 137 वर्षों तक रहा, यानी कि मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों तक रहा और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस भी कहा जाता है। कोटस यानी क्या कहा जाता है? सैंडोकोटस कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। यानी कि पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया। यानी इसके पहले हम लोगों ने देखा जब मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ, हयक वंश आया, हयक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया। नंद वंश के अंतिम जो शासक था घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और वो भी किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य की सहायता से हराया था। चाणक्य, जिसको कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक एवं सैन्य संगठन से है। यानी कि कौटिल्य, चाणक्य की पुस्तक कौटिल्य, यानी चाणक्य जिसको कौटिल्य कहा जाता है, उनकी अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है। उसमें राजनैतिक के बारे में बताया गया है। इसके बाद मैकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। यानी कि मैकियावेली की प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसको किसको? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था उसको सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। यानी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था और इसके धार्मिक गुरु जो थे भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। इसके बाद सेलुकस निकेटस अपनी पुत्री कार्लिनिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी सेलुकस निकेटस की पुत्री कार्लिनिया के साथ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटस को तोहफे के रूप में 500 हाथी दिए थे। यानी कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिए थे? सेलुकस निकेटस को दिए थे। मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटस का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी ये यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि जो विदेशी यात्री थे वो राजाओं के यहाँ आया करते थे, तो उन्हीं से प्रश्न बनता है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है बहुत ही प्रचलित हुई, इंडिका। पूछी जा सकती है इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वही मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। यानी जूनागढ़ अभिलेख जो है
ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच हुई युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में लिखा। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच का युद्ध का वर्णन एपियानस पुस्तक में मिलता है। इसके बाद यानी कि आमरण अनशन के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। यानी कि मौर्य वंश जब हम लोग स्टार्ट हुआ, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यह 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर दूसरा शासक कौन था, यानी मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार था। प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा बिंदुसार था। बिंदुसार को अमित घाट भी कहते हैं। अमित घाट का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। यानी बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित घाट भी कहते हैं। अमित घाट का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। पूछा जा सकता है बिंदुसार वो किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक यूनानी राजदूत, जो कि सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। तो पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? डायमेकस था। और यानी कि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और डायमेकस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यानी बौद्ध विद्वान तारानाथ जो थे वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। यानी जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। इसके बाद तक्षशिला में हुई दो विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम तथा द्वितीय बार अशोक को भेजा था। यानी जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, बिंदुसार ने प्रथम बार सुसीम तथा दूसरी बार अशोक को भेजा। तक्षशिला में हुए इन विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारों का दुर्व्यवहार था। क्या था? दुर्व्यवहार। अधिकारों का दुर्व्यवहार ही तक्षशिला में हुए विद्रोह का कारण था। पहले सुसीम को भेजा और दोबारा अशोक को भेजा था। इसके बाद बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। यानी कि सबसे पहले मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक वही अशोक महान है। देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 269।
ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। मगध राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती, जिसे उज्जैन कहा जाता है, उसका राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। पूछा जा सकता है श्रीनगर बसाने वाला शासक कौन था? तो अशोक महान था। इसके बाद मास्की एवं गुर्जराभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक का नाम देवा नाम प्री, यानी कि प्रिदर्शित देवताओं का प्री भी है। क्या नाम है? देवा नानपीस। इसके बाद अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। यह बहुत ही अशोक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, कलिंग का युद्ध। इसके बाद कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी कि वो कलिंग का युद्ध अशोक जीत भी जाता है। कलिंग के युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक बहुत दुखी हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। यह युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि पूछा जा सकता है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो यह होगा कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसके बाद मौर्य वंश में सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अशोक के बारे में। अशोक से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त तथा अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु का नाम भद्रबाहु था। यहाँ पर अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। राधागुप्त की सहायता से मौर्य शासक अशोक ने मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। किसकी सहायता से? राधागुप्त की सहायता से। इसके बाद अशोक की माता का नाम सभद्रागी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक की माता जो थी चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इसके बाद भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? अशोक ने किया था। मौर्य शासक अशोक के मुख्य शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। यानी कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? जवाब होगा 14। मौर्य शासक अशोक के प्रथम अभिलेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। यानी पूछा जा सकता है ये जो 14 अभिलेख में से किस अभिलेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो शिलालेख 1 पर, यानी प्रथम शिलालेख पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद अशोक द्वारा शिलालेखों को ब्राह्मणी, खगोष्ठी, ग्रीक एवं आरमेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी जो कि अशोक के जो शिलालेख थे उसमें ब्राह्मणी, खगोष्ठी, ग्रीक और आरमेइक भाषा का प्रयोग, यानी आरमेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। पूछा जा सकता है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा। कहां पर? श्रीनगर में। किस लिए? बौद्ध धर्म के
प्रचार प्रसार के लिए। इसके बाद अशोक के शिलालेख 1837 ईसा में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ पर पूछा जाता प्रश्न है कि सर्वप्रथम विदेशी कौन था जो अशोक के शिलालेख पढ़ता है, तो यहाँ पर होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो था वो 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ता है। इसके बाद अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा में फेनटेलर ने की थी। किसने की थी? फेनटेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनीसियस नामक राजदूत आया। यानी कि अशोक के दरबार में कौन आया था? डायोनीसियस नामक राजदूत आया, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने भेजा था। किसने भेजा था? टालमी द्वितीय ने भेजा था। यानी कि मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और बिंदुसार के दरबार में आने वाला विदेशी कौन था? डायमेकस था। और इसके बाद अशोक के दरबार में आने वाला डायोनीसियस था। कौन था? डायोनीसियस। अशोक के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? डायोनीसियस था। इसके बाद कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है, यानी 13वें शिलालेख में मिलता है। यानी कि जो पहला शिलालेख में याद रखेंगे, पशु बलि की प्रतिबंध लगाया गया पहला शिलालेख में, और 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, और अशोक के 14 शिलालेख हुए हैं। कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। इसके बाद अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। पूछा जा सकता है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप का निर्माण तथा सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। यानी कि सारनाथ और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में कर दी तथा शुंग वंश की नींव पड़ी। यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। और प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग कल शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।